10 साल पहले आसाराम बापू के बुरे दिन शुरू हुए थे दिल्ली से, जब दिल्ली में एक नाबालिग लड़की ने एक पुलिस स्टेशन में आसाराम बापू के खिलाफ यौन शोषण की शिकायत दर्ज कराई थी। तब आसाराम को लगा था कि ये शिकायत उनके रसूख और ताकत को देखते हुए कहीं नहीं टिकेगी, लेकिन फिर ऐसा दिन आया कि खुद आसाराम को भागना और छुपना पड़ा। माथे पर तिलक, चेहरे पर सफेद दाढ़ी, गले में माला और झक सफेद कपड़े। तब हुलिया संत का था, मगर इल्जाम संगीन। छिंदवाड़ा में मौजूद आसाराम बापू के गुरुकुल में एक नाबालिग छात्रा पढ़ती थी। वो वहीं हॉस्टल में रहती थी। 8 अगस्त 2013 को हॉस्टल की वार्डन ने लड़की के घर फोन किया और बताया कि उनकी बेटी की तबीयत बिगड़ गई है। फिलहाल बापू ने दूर से ही मंत्र फूंककर उनकी बेटी को ठीक कर दिया है, लेकिन चूंकि उस पर भूत प्रेत का साया है, लिहाजा उसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए बापू को अनुष्ठान करना होगा। ये सुनकर लड़की के घर वाले अपनी बेटी को गुरुकुल से घर ले गए। पहली बार मुझे तभी पता चला था जब मैं जोधपुर गई थी, और उसने जब मुझे कुटिया में बुलाया रात को, तभी मुझे सब पता चला। 14 अगस्त 2013 को बापू जोधपुर के आश्रम में थे। लड़की के माता पिता अनुष्ठान के लिए अपनी बेटी को लेकर जोधपुर आ गए। वहां बापू ने उनके ठहरने का इंतजाम करवाया और 15 अगस्त के दिन अनुष्ठान के बहाने उनकी बेटी के साथ उसी आश्रम में जबरदस्ती की। उसने उस रात को उसने मुझे दूध दिया था पीने के लिए, बाकी और कुछ नहीं। पहली बार तभी जोधपुर में ही हुआ था मेरे साथ ऐसा, उससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। लड़की ने जब विरोध किया तो बाबा ने उसका मुंह बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। आसाराम ने मुझे धमकी जरूर दी थी कि इस बारे में मैं किसी से भी कुछ भी ना कहूं, नहीं तो वो मेरे पेरेंट्स को नुकसान पहुंचाएगा, उन्हें मरवा देगा। उसने रात को ही मुझे धमकी दी थी उसी समय कि मैं अपना मुंह बंद रखूं, चुप रहूं। बाद में जब पूरा परिवार घर लौटा तो 17 अगस्त को लड़की ने अपने घर वालों को सारी बात बताई। इसी बीच उन्हें पता चला कि बापू 18 से 20 अगस्त तक दिल्ली के रामलीला मैदान में शिविर कर रहे हैं। लिहाजा पूरा परिवार दिल्ली पहुंच गया और उन्होंने रामलीला मैदान के पास कमला मार्केट थाने में बापू के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज करा दी। पर चूंकि मामला जोधपुर का था, लिहाजा बाद में केस जोधपुर ट्रांसफर कर दिया गया। आसाराम के खिलाफ ये इकलौता मामला नहीं है। रेप के ही एक और मामले में आसाराम गुनहगार करार दिए जा चुके हैं। साल 2013 में आसाराम बापू के खिलाफ अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इसमें बताया गया था कि कैसे आसाराम अपने आश्रम में रहने वाली एक महिला को कैद कर उसके साथ रेप करता रहा। इस एफआईआर के मुताबिक साल 2001 से 2006 तक उस महिला को कैद किया गया और आसाराम ने उसके साथ इस दौरान कई बार रेप किया। गुजरात के गांधीनगर की अदालत में सालों तक ये केस चलता रहा और इसी साल जनवरी में आसाराम दोषी पाए गए और उन्हें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। हालांकि आसाराम के खिलाफ पहली एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी, पर आखिरकार 31 अगस्त 2013 को पुलिस ने आसाराम को उसके इंदौर के आश्रम से गिरफ्तार कर ही लिया। बस वो दिन है और आज का दिन। आसाराम पिछले 120 महीने से जोधपुर के इसी सेंट्रल जेल में बंद है। आज तक ब्यूरो। 80 पार आसाराम के जेल में दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं। एक तो उम्र का असर, ऊपर से जमानत न मिलने की मायूसी। इसी वजह से आसाराम जेल के अंदर लगातार बीमार और कमजोर पड़ते जा रहे हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक उन्हें छोटी मोटी कई बीमारियां हैं। उम्र को देखते हुए आसाराम का जेल मुलाजिमों को खास ख्याल भी रखना पड़ रहा है। वो खुद को भगवान समझने वाली अदा, बात बात पर नाचने लगना, वो रौब, वो तेवर, ये चेहरे की झुर्रियां, ये चिड़चिड़ा अंदाज, यूं सहारा लेकर चलना, ये नाउम्मीदी और ये खीस। 10 साल में जेल ने कितना बदल दिया है आसाराम को। वक्त ने वक्त की मार दिखा दी।
पिछले करीब 10 साल से आसाराम जेल के बैरक नंबर 5 में बंद है। रोजाना 5 बजे सुबह उठना होता है। पैर में दर्द की वजह से अब तो व्हील चेयर पर चलना पड़ता है। जेल प्रशासन के मुताबिक आसाराम रात का खाना नहीं खाता, मगर ऐसा नहीं है कि उसे जेल में चैन की नींद आती हो। आलम यह है कि रात को वो कई बार घबरा कर उठ जाता है। बताया जाता है कि बाबा को कई तरह की बीमारियों ने जकड़ रखा है। इनमें साइटिका, स्लिप डिस्क, नींद न आना, भूख न लगना, दांत में दर्द, पैरों में दर्द और कमजोरी भी बहुत ज्यादा हो गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि बाबा की जो हेकड़ी थी वो तो जेल के बाहर थी, मगर जेल के अंदर बाबा की कैसे कट रही है? कौन उसे व्हील चेयर पर बिठाता है, कौन घुमाता है, कौन टहलाता है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बाबा के बैरक में जो 5 लोग हैं, उनमें से 2 तो उन्हीं के चेले हैं, जो इस मामले में उनके साथ आरोपी हैं। और यही वो लोग हैं जो जेल में बाबा की खिदमत में जुटे रहते हैं। मतलब यहाँ भी बाबा को चेले मिले हुए हैं। आसाराम को जितनी भी बीमारियां हैं, उनमें सबसे ज्यादा तकलीफ उसे अपने पैर दर्द को लेकर है। लिहाजा सुबह उठकर वो अपने चेलों से पैरों की मालिश करवाता है। उसके यही चेले बैरक के अंदर रात में उसे बिस्तर पर लिटाते हैं और फिर सुबह व्हील चेयर पर बिठाकर गार्डन में घुमाते हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक शुरू में तो बाबा ने जेल में भी ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था, मगर अब तो सारा वक्त ये सोचने में निकलता है कि जमानत कब मिलेगी, सजा कब पूरी होगी। लिहाजा दूसरे कैदियों से भी बाबा ने बात करना छोड़ दिया है और चुपचाप अपनी बैरक में ही ज्यादातर वक्त बिताते हैं। हालांकि शुरुआत में ऐसा नहीं था। बाबा को जेल में लाए जाने के काफी वक्त तक वो खुद ही जेल में दौड़ते थे, तरोताजा नजर आते थे। मगर पिछले 10 साल में बाबा की चाल और ढाल दोनों बदल गई है। जेल में आसाराम को वही सुविधाएं दी जा रही हैं जो दूसरे बुजुर्ग कैदियों को दी जाती हैं। गंभीर बीमारी के अलावा नॉर्मल बीमारियों में उसे जेल के डॉक्टर ही देखते हैं। बताया जाता है कि आसाराम ज्यादातर आयुर्वेदिक दवाओं का ही इस्तेमाल करते हैं। जेल सूत्रों के मुताबिक जेल से बाहर न निकल पाने की कसमसाहट की वजह से वो रोज नई बीमारियों से घिरता जा रहा है। जमानत मिलने की आस तो अब तकरीबन टूट चुकी है। बाबा ने कई बार कोर्ट से गुजारिश की थी कि उनकी उम्र और बीमारी को देखते हुए ही उन्हें जमानत दे दी जाए, मगर बात अब पुरानी हो चुकी है। बाबा ने अब अपनी रिहाई के लिए गुजरात हाईकोर्ट में नई रिट लगाई है। देखना यह है इसका नतीजा क्या होता है। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।